फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी भी बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं ये प्राचीन काल के शासक एवं उनके शासन से संबंधित है। जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई सिलेबस का एग्जाम हो तो उसमें पूछा जाता है, या बोर्ड एग्जाम हो, सब में पूछा लग जाता है अक्सर। तो बिना देरी करते हुए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा जाता है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, बी कहता है कनिष्क, सी कहता है समुद्रगुप्त, डी कहता है हर्षवर्धन। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? इसका ऑप्शन नंबर 1 कहता है मगध, बी कहता है अवंती, सी कहता है कौशल, डी कहता है गांधार। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक, अवंती जो है अशोक सम्राट जो है वो क्या कहते हैं, राजा बनने से पहले जो है ना वो अवंती का गवर्नर था। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग के विजय का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है प्रथम, बी कहता है सप्तम, सी कहता है दसम, डी कहता है 13वां। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग का विजय का उल्लेख है। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर 1 कहता है चोल वंश, बी कहता है नंद वंश, सी कहता है मौर्य वंश, डी कहता है गुप्त वंश। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश का शासक था अशोक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है मौर्य काल, बी कहता है मुगल काल, सी कहता है गुप्त काल और डी कहता है अंग्रेजों का काल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्यों नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसके शासनकाल में क्या कहते हैं, संस्कृति एवं शिक्षा का बहुत विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? प्रयागप्रस्ती की रचना किसने की थी? प्रयागप्रस्ती की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कालिदास ने, बी कहता है वानभट्ट ने, सी कहता है हरिसेन ने, डी कहता है पतंजलि ने। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने प्रयागप्रस्ती की रचना की थी। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कोषाध्यक्ष, बी कहता है मुद्राध्यक्ष, सी कहता है लक्षणाध्यक्ष, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लक्षणाध्यक्ष ये मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? रजत रंगिनी का लेखक कौन थे? रजत रंगिनी का लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है पतंजलि, बी कहता वानभट्ट, सी कहता कलहन, डी कहता विशाखदत्त। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलहन जो है रजत रंगिनी का लेखक थे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है मौर्य वंश, बी कहता है कुषाण वंश, सी कहता है गुप्त वंश, डी कहता है सातवाहन वंश। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र का रचना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 कहता है 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बी कहता है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सी कहता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, डी कहता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र का रचना हुआ था। अर्थशास्त्र का रचना किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। राइट, अब हमें चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है गुप्त काल की, बी कहता मौर्य काल की, सी कहता चोल वंश की, डी कहता पल्लव वंश की। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल की जानकारी मिलती है। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अर्थशास्त्र के लेखक थे, आ गया जो पहले बताया तो वही क्वेश्चन आ गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 कहता है वाल्मीकि, बी कहता कौटिल्य, सी कहता मनु, डी कहता वेदव्यास। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है या फिर विष्णुगुप्त कहा जाता है, तीनों कहा जाता है, चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त।
ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, बी है मुंडक, बी है बिंबिसार, सी है उदयभद्र। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। राइट, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? गुप्त वंश का स्थापना किसने किया? गुप्त वंश का स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए कहता है चंद्रगुप्त ने, बी कहता है समुद्रगुप्त ने, सी कहता है कुमारगुप्त ने, डी कहता है श्रीगुप्त ने। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीगुप्त गुप्त वंश का स्थापना किया था। राइट, और श्रीगुप्त का बेटा क्या नाम था? तो घटोत्कच था, और घटोत्कच का बेटा का नाम तो चंद्रगुप्त प्रथम से। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए कहता समुद्रगुप्त ने, बी कहता चंद्रगुप्त ने, सी कहता कुमारगुप्त ने, डी कहता इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है? मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी कहता सम्राट अशोक ने, सी कहता बिंबिसार ने, डी कहता हर्षवर्धन ने। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है? कालिदास एवं धन्वंतरी किसके दरबार में थे? कालिदास एवं धन्वंतरी किसके दरबार में थे? ऑप्शन नंबर ए कहता चंद्रगुप्त द्वितीय का, बी कहता चंद्रगुप्त प्रथम का, सी कहता चंद्रगुप्त मौर्य का, डी कहता अशोक का। जिसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था कालिदास धन्वंतरी। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? ऑप्शन नंबर ए कहता चंद्रगुप्त मौर्य के, बी कहता चंद्रगुप्त द्वितीय के, सी कहता हर्षवर्धन के, डी कहता सम्राट अशोक के। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आए थे, चीनी यात्री थे वो। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है कि किसी चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आए थे? फिर वही दूसरा क्वेश्चन है, उसमें था ह्वेनसांग, इसमें है फायान। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य के, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय के, सी है हर्षवर्धन के, डी है सम्राट अशोक के। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है? मौर्य वंश के समय प्रचलित भाषा थी। मौर्य वंश के समय प्रचलित भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, बी है उर्दू, सी है संस्कृत, डी है फारसी। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत जो है ये मौर्य वंश के समय में प्रचलित भाषा थी। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा शासन एवं शासक के संबंधी इम्पोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव। सो फ्रेंड्स आप लोग लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड और किसके शासन एवं शासक के बारे में पढ़ना है सो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, एंड इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।